सो प्रीवियस क्लास में हमने हेनरी फ्योल के 10 प्रिंसिपल्स लर्न कर लिए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम डिवीजन ऑफ वर्क टिल ऑर्डर। आज हम 11th प्रिंसिपल से स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इक्विटी। इक्विटी और इक्वालिटी दोनों में फ़र्क होता है। इक्वालिटी का मतलब होता है ट्रीटिंग एवरीवन एज द सेम, लाइक जो कंपनी का सीईओ है वो भी सेम है और जो कंपनी का वर्कर है वो भी सेम है, दैट इज इक्वालिटी। बट यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी। इक्विटी का मतलब ये होता है बेसिकली वी शुड गिव प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन टू एवरीवन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी को भी इग्नोर कर रहे हो। एवरीवन शुड बी ट्रीटेड एज फेयरली एज पॉसिबल। अगर किसी वर्कर के पास कोई सजेशन है देने के लिए तो आपको सजेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इससे लॉयल्टी आएगी, काम करने के लिए डिवोशन आएगा, राइट। तो ये यहाँ पर हम यही बात कर रहे हैं कि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे उन सबको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 100% नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी बात किसी से भी छुपाई नहीं जानी चाहिए। जो भी नए चेंजेस कंपनी में आने वाले हैं, जो भी टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है, एवरीथिंग शुड बी शेयर्ड विद एवरीवन, राइट। और अगर हमारी कंपनी को काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हुए हैं तो इट शुड बी शेयर्ड विद एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ओनली विद टॉप और मिडल। तो वो बॉटम के साथ और वर्कर्स के साथ भी शेयर करने चाहिए, दैट इज़ इक्विटी। कि जितना फेयर हो सके उतना फेयरली सबको ट्रीट करो। किसी को भी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है इग्नोर मत करो, राइट। तो वो इक्विटी है कि ट्रीटिंग एवरीवन एज फेयरली एज पॉसिबल, दैट्स इट। जो काम कर रहा है उसको उसके काम की फेयर रिकॉग्नाइजेशन दो और कुछ इनिशिएटिव ले तो उसको इंसेंटिव भी दो। तो बस वही बात है यहाँ पे कि सबको ट्रीट अच्छे से करो ऑर्गेनाइजेशन में, इक्विटी में किसी को इग्नोर मत करो, दैट्स इट। बस वही बात है वहाँ पे। देन स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल। आपको हमेशा ये चीज़ इंश्योर करनी चाहिए कि जो लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आके काम करें वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाएं इन शॉर्ट रन। अब देखो, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इस ईयर में दैट इज़ 2020 से 2021 50 नए एम्प्लॉयज़ काम करने के लिए आते हैं, अलग अलग पोजीशंस पे काम करने के लिए, और उनमें से अगले साल 20 लोग आपकी कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी में चले जाते हैं, तो आपकी कंपनी में स्टेबिलिटी नहीं है। कोई ना कोई रूल्स या कोई पॉलिसीज़ या कोई प्लान्स ऐसे हैं जो कि आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपका पर्सोनेल यानी कि जो स्टाफ है, पर्सोनेल रेफर्स टू द स्टाफ, वो स्टेबल नहीं है। तो उनका स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए आप एक काम कर सकते हो कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में आप उनको सिक्योरिटी दे सकते हो कि आप 2 साल तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम करोगे, इससे स्टेबिलिटी रहेगी। अगर हाँ कुछ सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि एम्प्लॉई की फैमिली में कुछ इशू हो गया या फिर कोई भी पर्सनल रीज़न की वजह से अगर उसने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करके दिखाई तो फिर कंपनी उसको वॉलंटरी मतलब फायर कर सकती है, यानी कि कंपनी से रिजेक्ट कर सकती है। बट अगर आप किसी को हायर कर रहे हो तो उसकी डेवलपमेंट पे आप ध्यान दो। अगर वो कोई गलती करे तो उसका सुपीरियर उसको एज अ मेंटोर उसको करेक्ट करे वहाँ पे। तो एम्प्लॉयज़ को टाइम देना चाहिए कि आप कम से कम 1 से 2 महीना यहाँ काम करो, और अगर आपने अच्छे से काम किया तो हम आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेंगे कि आप इतने टाइम के लिए यहाँ पे स्टेबल रहोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग काम करने के लिए आ रहे हैं और आपने उनको हायर किया और 1-2 महीने के बाद आप बोल रहे हो कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और आप उनको मना कर रहे हो। 1 या 2 बार ठीक है, बट अगर आप ऐसी ही चीज़ें बार बार कर रहे हो तो इससे कंपनी की परफॉर्मेंस में दिक्कत आएगी, उसकी इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में दिक्कत आएगी। जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से फेमिलियर हो जाते हैं वो लोग काम करने में कंफर्टेबल भी रहते हैं। रेट ऑफ एब्सेंटिज्म भी कम होता है, मतलब एब्सेंट कम होते हैं लोग, क्योंकि उनको पता होता है कि उन्हें क्या करना है, वो स्पेशलिस्ट हो जाते हैं अपने काम में। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जिसको भी आप हायर कर रहे हो, गाइज आप लोगों ने मेरे साथ चैप्टर स्टाफिंग पढ़ा, राइट। आपने वहाँ पर देखा कि पहले रिक्रूटमेंट होती है, फिर रिक्रूटमेंट के बाद क्या होता है सर, सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन होने के बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, ट्रेनिंग होती है, फिर उसके बाद और भी स्टेप्स होते हैं। तो ये बहुत लंबा काम है।
ये सब कुछ करने के बाद अगर आप किसी एम्प्लॉय को बोलो कि अब हम आपको कंटिन्यू नहीं करवा रहे, अब हम कुछ और करेंगे, किसी और को हायर करेंगे, तो फिर रिक्रूटमेंट हो सकता है आपको दोबारा से स्टार्ट करनी पड़े, अगर उस पर्सन के लेवल का कोई कैंडिडेट ने अप्लाई नहीं करा था तो। राइट, देखो 100 लोगों ने अप्लाई करा होगा यहाँ पे, उसमें से किसी एक को आपने सिलेक्ट किया। राइट, अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आप उस बंदे को 1 महीने के बाद कंपनी से निकाल रहे हो तो जो आपका पॉसिबल कैंडिडेट उसके अलावा था वो अवेलेबल हो 1 महीने के बाद आपकी कंपनी में काम करने के लिए। हो सकता है वो कहीं और काम कर रहा हो, उसको कहीं और जॉब मिल गई हो, तो इसीलिए आपको दोबारा से फिर रिक्रूटमेंट शुरू करनी पड़ेगी, फिर सिलेक्शन करोगे, फिर नए बंदे की ट्रेनिंग करवाओगे, तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो इसीलिए मेक श्योर कि स्टेबिलिटी रिस्क इन टेन्योर, मतलब आपका टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए आप किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है बिजनेस के लिए, जब आप एक पर्सन को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर करते हो आफ्टर इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। तो उनको टाइम दिया जाता है कि आप परफॉर्मेंस करके दिखाओ, 1 महीना 2 महीना, अगर आप कंपनी में अच्छे से काम करोगे तो फिर हम आपकी जॉब को कुछ टेन्योर के लिए फिक्स कर देंगे। तो दिस इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल। तो इसीलिए फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा नए लोगों को आपकी कंपनी में हायर करने के लिए। ओके सर। देन कम्स इनिशिएटिव। फेओल जी ने ये बात भी बोली थी कि इनिशिएटिव लेने के लिए वर्कर्स को एनकरेज करो, कि वर्कर से पूछो कि आपके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी फैक्ट्री में प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कर सकते हैं, हम इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, हम एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। गाइस, इनिशिएटिव का जो मेन मतलब होता है वो होता है टेकिंग फर्स्ट स्टेप विद इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन बोल लो या फिर इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोल लो। मोटिवेशन 2 तरीके की होती है, एक इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होती है जो आपके अंदर से मोटिवेशन आती है खुद इनिशिएटिव लेने की। एक्सट्रिंसिक होती है जब कोई दूसरा पर्सन आपको बोले कि आपको ये काम करना चाहिए, वो आपको पंप कर रहा है, आपको पुश कर रहा है, दैट इज नोन एज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट इनिशिएटिव, और इनिशिएटिव के केस में हम बात करते हैं सेल्फ मोटिवेशन की, या फिर इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक ही बात है। तो वर्कर्स को बोलो कि आप कुछ ऐसे मतलब मेथड्स निकालो जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। राइट, तो इसीलिए और इसके लिए उनको इंसेंटिव भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, सजेशन सिस्टम्स बनाओ जहाँ पे वर्कर्स या बाकी एम्प्लॉयज़ आके अपने सजेशंस, अपने इनिशिएटिव वगैरह बताएंगे। इससे काफ़ी अच्छा सब्सटेंशियल कॉस्ट भी कम लगेगी। हो सकता है उनका जो सजेशन है, जो वर्कर ने बोला कि सर हमें ना मशीन में ये चेंज करना चाहिए, हम अगर ये चेंज ओवर करते हैं तो उससे हमारी कॉस्ट भी कम आएगी रॉ मटेरियल की और हमारा टाइम भी सेव होगा। तो वो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी है कि अगर कोई वर्कर या कोई और एम्प्लॉय या कोई मैनेजर आपको कुछ भी समझा रहा है तो आपको बात को इग्नोर नहीं करना है, चाहे वो आपका जूनियर ही क्यों नहीं है। राइट, बिकॉज हमने प्रिंसिपल पढ़ा था इक्विटी, और इक्विटी प्रिंसिपल वन ऑफ द, मेरा फेवरेट प्रिंसिपल है इक्विटी, बिकॉज यहाँ पर उन्होंने बोला था कि किसी को भी इग्नोर मत करो, सबको फेयरली ट्रीट करो। राइट, हमारी फैक्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं उनको जनरली ओनर्स थोड़ा लाउडली बोल के बात करता है, थोड़ा अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। तो फ्यूल जी ने बोला नहीं, इक्विटी रखो, जैसे आप अपने कलीग से बात करते हो वैसे ही अपने जूनियर से भी बात करना सीखो, फेयरली ट्रीट करो। नाउ तो इनिशिएटिव में वही है कि वर्कर से पूछना चाहिए। इसके लिए गाइज एक काफ़ी अच्छा मतलब ऑप्शन अवेलेबल है, आपके स्कूल में भी वो फॉलो होता है, जिसको हम बोलते हैं सजेशन बॉक्स। जैसे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बॉक्स लगा होता है ना सजेशन बॉक्स का, तो वहाँ पर आके स्टूडेंट्स, टीचर्स या पेरेंट्स अगर स्कूल में विजिट करें तो वो आके सजेशन बॉक्स में कुछ लिख के डाल सकते हैं, जो बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट आपके स्कूल का व्यू करेगा, और वो हो सकता है स्कूल के फेवर में आगे चल के प्रोडक्टिव साबित हो, जो स्कूल को उससे बेनिफिट्स मिले उस सजेशन से। तो वही इनिशिएटिव है कि वर्कर्स को एनकरेज करो कि वो कुछ इनिशिएटिव ले, और अगर उनका इनिशिएटिव काम में आ जाता है तो दे शुड बी रिवॉर्डेड, तो उनको कुछ इंसेंटिव दो या फिर रिवॉर्ड दो, एक ही बात है। ओके सर।
बट उनको एक मेंटोर तो चाहिए ही होगा ना, जो उनके ऊपर काम कर रहा है, जो उनका सुपरवाइज़र है, जो उनका ऑपरेशन मैनेजर है, जो उनका फोरमैन है या फर्स्ट लाइन मैनेजर है। ये सारे बॉटम लेवल मैनेजर्स होते हैं जो वर्कर से डायरेक्ट टच में रहते हैं। तो इन्हीं मैनेजर्स को, जो बॉटम लेवल पे आते हैं, बिल्कुल लोअर लेवल पे आते हैं, इनको वर्कर्स को गाइड करना है कि आप इनिशिएटिव लो, एनकरेज करना है वर्कर्स को कि वो कुछ करें अच्छा, जिससे कंपनी को प्रॉफिट हो और वो प्रॉफिट फिर वर्कर में डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे, अगर उनका सजेशन काम में आता है तो। और जिसने सजेशन दिया है उसको तो काफ़ी अच्छे से रिवॉर्ड दो। मूविंग फॉरवर्ड, एस्पिरिट दे कॉप्स, ये इनका इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिंसिपल नहीं है, मेरे को लैंग्वेज याद नहीं आ रही, बट दिस इज डेफिनेटली नॉट इंग्लिश। बट इस प्रिंसिपल का जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो तो उसका मतलब होता है एस्पिरिट मीन्स यूनिटी, यूनिटी, दे मीन्स इज, कॉप्स मीन्स स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी इज स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि अगर आप सपोज करो अपनी वन फिंगर यूज करो किसी को हिट करने के लिए तो उसकी फोर्स कम लगेगी, बट अगर आप अपनी 5 फिंगर्स यूज करो पंच बना के तो उसमें फोर्स आपकी ज़्यादा भी आएगी और आपकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा लगेगी। तो आपको यूनिटी में काम करना है, जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको यूनिटी में काम करना है, तब उनकी स्ट्रेंथ आएगी। तो अगर वो इंडिविजुअल अपना अपना काम करते रहेंगे, दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, तो वहाँ पे फिर यूनिटी नहीं आएगी। और गाइस, इस प्रिंसिपल में जो फ्योल सर का मेन मतलब फोकस रहा है वो रहा है यूनिटी बिटवीन मैनेजर्स, जो मैनेजर्स काम कर रहे हैं। अब मैनेजर्स आपको पता ही है, टॉप के भी होते हैं, मिडल के भी होते हैं और बॉटम के भी होते हैं। तो मैनेजर्स को अच्छे से यूनिटी में काम करना चाहिए विद वर्कर्स। तो जो वर्कर्स काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, मतलब जो डे टू डे ऑपरेशन में लगे हुए हैं वर्कर्स, उनके साथ यूनिटी में काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैनेजर्स इनको टारगेट दे रहे हैं जो अनअचीवेबल है, तो इनसे बात करके इनको टारगेट्स देनी चाहिए जो अचीवेबल हो, ताकि काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्टिव कि जो अचीव करने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो, ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं देना चाहिए। तो इससे फिर कोऑर्डिनेशन भी नहीं आएगी। वर्कर्स बोलेंगे कि तुम हमें काम दिए जा रहे हो जो कि अचीव हो ही नहीं सकता। हमारी मशीन की जब कैपेसिटी है कि वो एक दिन में 20 टी शर्ट बना सकती है, तो आप हमें 25 टी शर्ट बनाने का टारगेट कैसे दे सकते हो? मशीन की कैपेसिटी ही 20 टी शर्ट्स की है, अब 25 कैसे बनाए हम उस मशीन के थ्रू, राइट। तो टारगेट्स अचीवेबल देने चाहिए, कोऑर्डिनेट करके, जो दोनों को फ़ायदा दिलाएं। ओके सर। तो मैनेजर्स जब भी वर्कर्स से बात करें तो वो ये ना बोले, कोई भी मैनेजर आया वर्कर के पास और वो बोले कि बेसिकली आई एम थिंकिंग दैट you should do this so that productivity could be increased in the organization. Instead of using the word I, the manager should say कि if we will do this then production in the company will increase manifold. तो वो चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो बार बार वो आई यूज़ करें, ये ना करें, रिप्लेस करें आई को विद वी। वो जब भी मैनेजर इनसे कम्युनिकेट करें तो वो ये ना बोले, कोई भी जब मैनेजर आए तो वो ये बोले कि मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ। उसको ये बोलना चाहिए अगर हम ऐसा करें तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब ये चीज़ हर एक फील्ड में वैलिड है। अब जब भी किसी से बात करो और किसी को समझाओ तो अगर आप उसमें इन्वॉल्व होगे तो पर्सन इंटरेस्ट भी लेगा। अगर आप अपना जजमेंट दोगे तो हो सकता है कि वो इतना इंटरेस्ट ना ले। अगर आप उसे समझाओ कुछ एक्सपीरियंस के थ्रू, या फिर एक अप्रोच ऐसी रखो ऑप्टिमिस्टिक, जिससे आप थोड़ा बेटर एक्सप्लेन कर सकते हो इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग योर ओपिनियन, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। आपको अपनी हर एक स्टेटमेंट के प्रॉज एंड कॉन्स पता होने चाहिए, एंड दिस इज़ वैलिड फॉर द मैनेजर्स एज वेल। वेन एवर दे आर टॉकिंग विद द वर्कर्स, दे शुड नॉट से कि मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने ये डिसाइड किया है। अगर कुछ डिसाइड करा जाएगा तो मिलके डिसाइड करा जाएगा कि क्या अचीव करा जा सकता है जिससे कंपनी को बेनिफिट हो। नाउ दीज वर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। अब एक बार ज़रा हम सारे प्रिंसिपल्स को रिवाइज कर लें, ठीक है। प्रिंसिपल्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एक बार वाइट बोर्ड ओपन हो जाने दो, देन वी विल बी रिवाइजिंग प्रिंसिपल्स। पहले मेरे को एक बात बताओ, जितना हमने बुक से रीड किया है उतना सबको क्लियर है?
इफ 14 प्रिंसिपल्स आर क्लियर टू एवरीवन देन प्लीज टाइप क्लियर इन द चैट सेक्शन। तीनों, यश, करण एंड हंशिका, या फिर माइक ऑन करके बोल दो जैसे कंफर्टेबल हो। हंशिका इज सेइंग क्लियर, करण इज सेइंग क्लियर। यश अगर वॉइस आ रही है तो आप भी बता दो इफ 14 प्रिंसिपल्स आर क्लियर टू यू इन डिटेल। अच्छा, ये इकोनॉमिक्स पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता हूँ बिकॉज ये हमें कंटिन्यू करना है अगली क्लास में। इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, मैं साइड में लिख देता हूँ यश इज सेइंग क्लियर। ओके, यहीं लिख देता हूँ गाइस। वहाँ सॉरी, मैं भी वाइट बोर्ड यूज़ नहीं करना चाहता बिकॉज वो फिर दोबारा इतना लिखना पड़ेगा। कल टॉपिक करवाना था, वो हुआ नहीं था, तो अभी मैं यहाँ लिख दूँ या फिर रुको वर्ड खोल देता हूँ, वर्ड में बता देता हूँ। ये पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं, पावर पॉइंट में कर लेते हैं। एक सेकंड। अब देखो, हमने डिस्कस करे हैं 14 प्रिंसिपल्स। गाइस, प्रिंसिपल्स की स्पेलिंग भी देख लेना। कुछ स्टूडेंट्स प्रिंसिपल को ना PAL करके लिख देते हैं। वो प्रिंसिपल होता है स्कूल का, जो सब कुछ मॉनिटर करता है स्कूल की एक्टिविटीज़ को। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स, जो कि जनरल गाइडलाइंस है। तो प्लीज़ पे अटेंशन, स्पेलिंग मत गलत लिख के आ जाना। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट, तो मैं यहाँ पर वर्ड जनरल मैनेजमेंट यूज़ कर रहा हूँ, जो कि बेसिकली हर एक मैनेजर यूज़ करता है। दीज आर गिवन बाय हेनरी फ्योल, ठीक है। तो दीज प्रिंसिपल्स आर गिवन बाय हेनरी फ्योल सर। डिस्कस करते हैं वन बाय वन। डिस्कस वैसे कर लिए हैं, मैं आपको याद ही करवा रहा हूँ जो जो हमने अभी लर्न करे थे। तो एक सेकेंड, डिवीजन ऑफ वर्क, पहला प्रिंसिपल राइट, डिवीजन ऑफ वर्क। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बाद हमने डिस्कस किया था डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल, या फिर वो भी था ना सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। पहले वो लिख दें, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, फिर रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल, ऑर्डर, इक्विटी, एस्पिरिट द कॉप्स, इनिशिएटिव, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक और रह गया है, एक एस से और था, लेट मी सी।
स्केलर चेन, ठीक है सहज, स्केलर चेन। इसको वैसे प्रोनाउंस स्केलार चेन से करा जाता है। ओके, सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। स्केलर चेन मैं ऊपर लिख दूं, इनिशिएटिव के ऊपर एक रीजन है ऊपर लिखने का, बताऊंगा क्यों। स्केलार चेन। अब एक बार इनको याद करवा देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं सहज, इट्स ओके, सहज लेट हो गया था। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल, ऑर्डर, इक्विटी, एस्पिरिट द कॉर्प्स, स्केलार चेन, इनिशिएटिव। पहले तीन प्रिंसिपल्स एक साथ याद करो विद डैड, DAD, डैड। एक सेकेंड, DAD, फिर इसको याद रखो U2, डैट U2 एक कॉलेज है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉमर्स का बेस्ट कॉलेज माना जाता है, तो SRC लिख रहा हूँ उसको, SRCC को SRC लिखा है, डैट U2 SRC, SO फॉर सो, फिर यहाँ पर इजी, इजी की स्पेलिंग भी अलग है, EESI, इजी इज EASY, यहाँ पे इट इज EESI, इजी। ये चारों फिर एक साथ, ठीक है, EESI, तो EESI, तो प्लीज पे अटेंशन, डैड U2, देन SRCC, सो इजी। कलर भी सारे यूज हो गए हैं, ठीक है। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट एंड इसको देख लो एक बार, एंड इफ यू वांट मी टू रिपीट एनी ऑफ द प्रिंसिपल then please let me know. If all the 14 principles are clear to everyone, then please tell me it is clear either on the mic or in the chat section so that we can proceed. If you want me to repeat any principle, then please tell me to do so, or else we are starting with the principles given by F.W. Taylor. Karan is saying कि सर 10th order एक बार, okay, any other principle? Karan is saying कि सर एक बार 10th order वाला बता दो। यश एंड सहज, आप दोनों भी बता दो अगर ये क्लियर है प्रिंसिपल्स तो, 14 प्रिंसिपल्स। डू यू वांट मी टू रिपीट एनी ऑफ द? सहज इज सेइंग क्लियर है, ऑल राइट। मैं ऑर्डर वाला रिपीट कर देता हूँ, ओके। सो ऑर्डर प्रिंसिपल ये कहता है करण कि दो चीज़ें ऑर्डर में होनी चाहिए, एक थिंग्स, जो भी सामान होगा ऑर्गेनाइजेशन में, दैट शुड बी एट राइट प्लेस, और दूसरा पीपल। थिंग्स को ना बेसिकली मटेरियल बोला गया है, जो भी मटेरियल होगा ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। देन जो भी चीज़ होगी, जो भी मटेरियल होगा, इट शुड बी एट राइट प्लेस। जो भी जिस भी चीज़ की जगह है वो अपनी जगह होनी चाहिए, और जो भी लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो अपनी प्लेस पे होने चाहिए। यहाँ वहाँ घूमते फिरना नहीं है, सबको सबकी एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए कि आपको कंपनी में यहाँ पर आके काम करना है। इस ऑर्डर को बोलते हैं मटेरियल ऑर्डर, और इस ऑर्डर को बोलते हैं सोशल ऑर्डर। बस, तो ऑर्डर इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स, मटेरियल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर, बस यही दोनों है। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, सर इस लाइन का, अच्छा हाँ, वो एनसीईआरटी में थोड़ा कंफ्यूज करके दिया हुआ है, मैं एक बार आपको एनसीईआरटी से रीड करवाता हूँ। ये देखो, जब उस टाइम भी रीड करवाया था तब भी थोड़ी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेट करके दी हुई थी, बट घबराने वाली बात नहीं है, वो उन्होंने एक साथ करके लिख दिया है।
मैं ब्रेक डाउन करके समझाता हूँ कि वो लाइन है क्या। पहली बात तो एनसीईआरटी में जो गलती हुई है वो ये हुई है, इन्होंने लाइन को रिपीट कर दिया है। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एवरीवन एंड एवरीथिंग एवरीवन, तो एवरीथिंग एवरीवन एवरीथिंग एवरीवन ये 2 बार रिपीट कर दिया इन्होंने, तो ये एंड एवरीथिंग एवरीवन तो काट दो पहले, ठीक है। अब लाइन को रीड करो, अब समझ में आ जाएगी। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, अब यहाँ पर 2 बात लिखी हैं, एक लिखी है एवरीथिंग, एवरीथिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर मटेरियल की, ठीक है। फिर लिखा है एवरीवन, एवरीवन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे पीपल की। फिर इन इट्स, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इन इट्स, इट इज फॉर मटेरियल, इट्स इज फॉर मटेरियल। फिर ब्रैकेट में क्या लिखा है एवरीवन, तो ब्रैकेट में फिर क्या आएगा यहाँ पे हिज और हर, तो ये हिज और हर किस लिए है, एवरीवन के लिए है। प्लीज अब क्लियर है। मुझे नहीं पता इतना कॉम्प्लिकेट करके इन्होंने क्यों लिखा है, बट दिस इज हाउ दे हैव एक्सप्लेन्ड दिस। ओके, तो आई एक्सपेक्ट कि अब ये 14 प्रिंसिपल्स सबको क्लियर हो गए हैं अच्छे से। अब चलते हैं प्रिंसिपल्स गिवन बाय फ्रेडरिक टेलर, FW टेलर। इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक विंसलो। कहाँ पर है प्रिंसिपल्स इनके, ऊपर थे शायद, इनके स्टार्टिंग में प्रिंसिपल्स है ना। ये रहे, तो उनके जो प्रिंसिपल्स थे हेनरी फेयोल के, वो जनरल मैनेजमेंट के थे, वो हर कोई अप्लाई कर सकता है एज अ मैनेजर। आप मैनेजर हो, चाहे टॉप पे हो, मिडल पे हो, बॉटम में हो, आप हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हो। बट जो टेलर थे, इनका जो एक्सपीरियंस था वो वर्कर्स के साथ था। हेनरी फेयोल का जो एक्सपीरियंस था वो ओवरऑल टॉप मैनेजमेंट के साथ ज़्यादा रहा था। बट FW टेलर ने जब फैक्ट्री में काम किया तो ये वर्कर्स के साथ खड़े होकर काम देखते थे, सुपरवाइज करते थे कि काम कैसा हो रहा है। तो इन्होंने देखा कि वर्कर्स को प्रॉपर टूल्स भी प्रोवाइड नहीं करे जा रहे हैं फैक्ट्री से, वर्कर्स की फाइट्स भी हो रही हैं, कुछ काम ही नहीं हो रहा, जिसको काम करना है वो काम कर रहा है, जिसको काम नहीं करना है वो नहीं कर रहा है। तो टेलर ने ना रिसर्च कंडक्ट करवानी शुरू करी, उन्होंने ऑब्जर्वेशंस करनी शुरू करी कि कैसे काम एक्चुअली होना चाहिए फैक्ट्री में। और यही बेसिकली फादर ऑफ फैक्ट्री मैनेजमेंट मैं इनको बोलूँगा, क्योंकि इन्होंने ही फैक्ट्री में मैनेजमेंट करना सिखाया कि अगर आप फैक्ट्री ओपन करते हो तो आपको काम कैसे मैनेज करना है, जब भी कुछ सामान प्रोड्यूस होगा फैक्ट्री में तो उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे देखना है। कि इनका जो एक्सपीरियंस था वो फैक्ट्री में था, राइट। तो इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए अपने वर्कर्स के ऊपर, इन्होंने कुछ रिसर्च करी, कुछ टेस्टिंग करी, फिर इन्होंने उसके बाद अपने रिसर्च पेपर में ये प्रिंसिपल्स बताए। और हमारी एनसीईआरटी में उनके वही एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स हैं जो उन्होंने अपनी बुक में लिखे थे, अपने रिसर्च पेपर में लिखे थे। तो टोटल इन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए हैं। इनके प्रिंसिपल्स तो 4 ही हैं, बट इनकी टेक्निक्स काफ़ी सारी हैं। जैसे कि जो हेनरी फेयोल थे उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दे के काम खत्म किया, बट इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए। एंड इन एडिशन टू दीज 4 प्रिंसिपल्स, इनके जो ये 4 प्रिंसिपल्स हैं टेलर के, टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दी हैं, इन्होंने टेक्निक्स भी दी हैं। टेक्निक्स के बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। प्रिंसिपल्स का मतलब आप सब जानते हो, प्रिंसिपल क्या होते हैं सर, जनरल गाइडलाइंस होती हैं फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए जनरल गाइडलाइंस को हम प्रिंसिपल्स का नाम देते हैं। तो जो प्रिंसिपल्स टेलर ने दिए हैं वो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रिंसिपल्स गिवन बाय फ्रेडरिक विंसलो टेलर, तो इन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए थे वी आर डिस्कसिंग देम नाउ। तो पहला प्रिंसिपल जो FW टेलर ने दिया था वो था साइंस, कॉमा आना चाहिए यहाँ पे, जब आप लिखोगे एग्जाम में तो यहाँ कॉमा लगा देना, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये बात कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे मैनेजमेंट के डिसीजंस की, या फिर मैनेजरियल डिसीजंस, कि जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो साइंटिफिकली लिए जाएंगे। मतलब प्रॉज एंड कॉन्स को आइडेंटिफाई करने के बाद यू हैव टू टेक डिसीजंस एज अ मैनेजर। बट कुछ मैनेजर्स क्या कर रहे थे, वो रूल ऑफ थंब लगा रहे थे। जैसे कि रूल ऑफ थंब होता है ना कि अगर आपने थम्स अप कर दिया, अगर आपने थम्स अप किया है
तो थम्स अप का मतलब है यस, और अगर आपने थम्स डाउन कर दिया तो उसका मतलब क्या है, नो। तो ये रूल ऑफ थम होता है कि आपने किसी भी चीज़ को अग्री करने के लिए अपना थम ऊपर किया तो आप अग्री कर रहे हो, आपसे किसी ने एज अ मैनेजर कुछ पूछा तो आपने थम्स डाउन किया तो आप उस पर्सन के सजेशन को नो बोल रहे हो। तो ये सब नहीं करना है। आप अगर एज अ मैनेजर लग रहे हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपको साइंस अप्लाई करके, मतलब बेसिकली साइंस इन द सेंस कि सब कुछ सोच के और समझ के डिसाइड करना है, भागना नहीं है कि बिना सोचे समझे क्या सही है क्या गलत है, आप साइंटिफिकली सोचो। इससे बेसिकली अगर आप ये चीज़ करते हो तो इससे क्या होता है, बहुत वेस्टेज होती है टाइम की भी और मटेरियल की भी, अगर आप कुछ गलत डिसीजन ले लेते हो तो इसीलिए अगर आप ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड वे में सारे प्रोसेस को फॉलो करोगे तो सेविंग्स भी ज़्यादा होंगी। अगर आप मैनेजरियल डिसीजन को साइंटिफिकली लोगे तो फिर काफ़ी फ़ायदा होगा ऑर्गेनाइजेशन को। तो रूल ऑफ थंब की बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस होती थी मैनेजमेंट में कि मैनेजर बोलते थे जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। आप बोलो जो सही है वो सही है, बट सब कुछ समझाने के बाद कि वो क्यों सही है, जो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट है। तो एवरी डिसीजन दैट विल बी टेकन by the manager should be taken after analyzing all the pros and cons at his position. All right sir, हर एक चीज को करने का एक बेस्ट मेथड होता ही होता है, और हर एक मैनेजर को बेस्ट मेथड ही अपने जूनियर को बताना चाहिए, सब कुछ सोचने समझने के बाद, क्योंकि ओवरऑल फायदा कंपनी का देखना है। ये नहीं कि कुछ वो गलत डिसीजन ले ले जिसकी वजह से उसके जूनियर को दिक्कत आए, और क्योंकि दिक्कत अगर किसी को भी आएगी तो फिर उससे प्रोडक्टिविटी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की हैम्पर होगी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अच्छे से गाइड करो एज अ मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स को, और जो भी डिसीजन लो साइंटिफिकली लो, रूल ऑफ थंब से ना लो जिसकी वजह से मटेरियल और टाइम की वेस्टेज होगी। ओके सर, तो बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है इनका जो कि ये समझाता है कि यू शुड अप्लाई साइंस इन मैनेजमेंट। साइंस के जो भी एक्शंस होते हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी लॉज हैं, वो ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट करके लिखे गए हैं। वैसे ही आप एज अ मैनेजर अपना एक्सपीरियंस, अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल को अप्लाई करने के बाद डिसीजन को लो, रूल ऑफ थंब मत अप्लाई करो। तो आपकी एज अ मैनेजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो चीज़ इस प्रिंसिपल से क्लियर होती है। ओके सर, फिर सेकंड प्रिंसिपल टेलर सर ने जो दिया है वो इन्होंने बोला है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसअग्रीमेंट, हार्मनी का मतलब होता है जो ऑर्केस्ट्रा में अच्छी सी ट्यून आती है ना, वो जो बहुत सारे लोग वॉयलिन इकट्ठे बजाते हैं उसको ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। तो वो जो ट्यून आती है, जो वहाँ पे रिदम निकल के आती है, उस रिदम को हार्मनी का नाम दिया जाता है, इट्स हार्मनी। तो वो ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्केस्ट्रा लेके आ रहे हो और उन लोगों को आपने एक जगह खड़ा कर दिया कोने में एंड यू गाइस आर एंजॉयिंग इट। ऑर्गेनाइजेशन एक कोई लॉन्च नहीं है या फिर कोई म्यूजिकल इवेंट नहीं है वहाँ पे जहाँ पे आप ये सब इंजॉय कर रहे हो। टेलर सर ने इस वर्ड को एक सटायर में यूज़ किया है, या फिर आप बोल सकते हो एक बेटर वर्ड सरकाज़म में यूज़ किया है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कंपनी में सब लोग अच्छे से बात करें, मेलोडियसली बात करें, मतलब गा के नहीं, इन द सेंस व्हाट आई मीन टू से इज अच्छे से बात करें, गुस्सा नहीं करना है किसी को। आराम से आप डिस्कशन करो अपने कलीग से, अपने सबॉर्डिनेट से, अपने सुपीरियर से, प्यार से बात करो। डिसएग्रीमेंट मत करो कि नहीं हम सही हैं आप गलत हो, कोऑर्डिनेट करो उनके साथ। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कंपनी के ओनर्स हैं और जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनके बीच में जो लिंक है वो मैनेजर्स हैं, राइट। अब आप देखते ही हो कि टॉप होता है, मिडल होता है और बॉटम होता है, और यहाँ पर वर्कर्स होते हैं। तो ये जो बॉटम लेवल मैनेजर्स हैं ये किसके बीच का लिंक है, मिडल लेवल मैनेजमेंट के बीच का और वर्कर्स के बीच का। अब ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि बॉटम लेवल जो है, जो मिडल लेवल मैनेजमेंट है, मिडल लेवल मैनेजमेंट वो किसके बीच का लिंक है, टॉप के बीच का और बॉटम के बीच का। तो आप देखते ही हो कि लिंक होता ही है, और उनको लिंक कौन करता है, मैनेजर्स। तो ऊपर नीचे का जो स्ट्रक्चर है कंपनी का, उसके बीच का जो लिंक होता है वो मैनेजर होते हैं। टॉप से लिंक है मिडल वालों का, मिडल से लिंक है बॉटम वालों का, बॉटम वालों से लिंक है वर्कर्स का, फिर लिंक ऐसे ऐसे भी चलता है।
ठीक है। तो बस यही जो लिंक है ओनर्स का और बीच में ये मैनेजर्स का, ठीक है। तो ये तो यहाँ तो ओनर्स आ जाएंगे, ठीक है, और बाकी यहाँ पर मैनेजर्स आ जाएंगे। तो यू कैन सी कि जब भी जो भी बात करे कंपनी में तो वो हार्मनी में करे, गुस्से में नहीं करे, राइट। मैनेजर्स को तो काम करवाना ही है वर्कर से, मैनेजर्स को काम करवाना है वर्कर से, बट वो काम वो होना चाहिए जो अचीव कर पाए, जो टारगेट वो अचीव कर पाए। अब एक पॉसिबिलिटी तो रहती ही है कि कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, क्योंकि वर्कर्स अलग है, मैनेजर्स अलग है। मैनेजर्स बोलेंगे काम करो, वर्कर्स बोलेंगे उतना सारा काम हम नहीं कर सकते। तो टेलर ने बोला कि अगर ये ऐसी लड़ाई करते रहेंगे तो इससे हेल्प किसी की भी नहीं होगी, ना वर्कर्स की, ना मैनेजर्स की, और ना ओनर्स की, क्योंकि कोई किसी की बात सुन ही नहीं रहा है, लोग लड़ाई में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कंप्लीट हार्मनी, एक दूसरे से प्यार से बात करो, क्या सही है क्या गलत है समझाओ एक दूसरे को, इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, you should talk nicely with other people. Guys, less than a minute is left. Please join the meeting once again with the same link. Hurry up, इसी लिंक से मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करो अभी के अभी। ओके, तो आई वॉज टेलिंग यू कि देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, और इस इंपॉर्टेंस को अचीव करने के लिए, मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोनों, मैनेजर्स भी इंपॉर्टेंट है और वर्कर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो फिर दिक्कत रहेगी। तो मेंटल रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। जो उनका नेगेटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है, मैनेजर्स चाहते हैं कि वर्कर्स काम ज़्यादा करें बट उनको हम पैसे कम दें। वर्कर्स क्या चाहते हैं कि हम काम कम करें, हमें पैसे ज़्यादा मिले। तो एक नेगेटिव एटीट्यूड है जिसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का काम मैनेजर्स का है। मैनेजर्स को समझाना है कि अगर वर्कर्स आप अच्छे से काम करोगे तो फिर हम जो प्रॉफिट्स हमें मिलेंगे वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो इसीलिए मैनेजर्स को शेयर करने चाहिए अपने गेन्स जो उनको कंपनी से आ रहे हैं। अगर ज़्यादा है तो वर्कर से शेयर करें, अगर कम है, थोड़े बहुत ही हैं, तो उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि और अच्छे से काम करो, इतना प्रॉफिट करो कि वो सब में शेयर हो, राइट। तो वर्कर्स को भी हार्ड वर्क करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उनके ही हार्ड वर्क से उनका प्रॉफिट डिसाइड करा जाएगा। अब जैसे कि जापान में क्या होता है, अगर वर्कर्स स्ट्राइक पे जाते हैं, जापान में अगर वर्कर्स स्ट्राइक पे जाते हैं तो वो अपने हाथ पे ना एक ब्लैक बैंड बांध लेते हैं, वो अपने हाथ पे एक ब्लैक बैंड बांध लेते हैं और वो ज़्यादा आवर्स काम करते हैं। अगर उनका 8 घंटे की ड्यूटी है तो वो 10 घंटे काम करते हैं अपनी फैक्ट्री में, एज अ पार्ट ऑफ सिंपैथी। उनको सिंपैथी चाहिए, किससे, मैनेजमेंट से, कि देखो हम इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, अब तो हमारी वेजेस बढ़ा दो। तो ये क्या है, ये हार्मनी है, दिस इज हार्मनी। मैनेजर्स भी बोलेंगे हाँ आप अगर काम करते हो और अगर हमें रिजल्ट अच्छे आते हैं तो हम आपकी वेजेस बढ़ा देंगे। इंडिया में क्या होता है, आपने 8 घंटे के लिए उनको हायर करा हुआ है, वो बोलेंगे हम 0 आवर्स काम करेंगे पहले हमारी वेजेस बढ़ाओ तब हम काम करेंगे। तो हार्मनी यहाँ से आती है, यहाँ से डिस्कॉर्ड है, दिस इज डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट। नाउ कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये उसी प्रिंसिपल की एक्सटेंशन है। जब ऑर्गेनाइजेशन में शांति रहेगी,
सब लोग एक दूसरे से प्यार से बात करेंगे। क्या चीज़? ओके ओके, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म जो प्रिंसिपल F.W. टेलर ने दिया है, ये इनका जो पहले वाला प्रिंसिपल था ना, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, जो हमने अभी करा, जो प्रिंसिपल हमें ये सिखाता है कि कंपनी में शांति रहनी चाहिए, एक दूसरे से प्यार से बात करो, एक दूसरे से अच्छे से पेश आओ, तो अगर आप वो चीज़ करोगे तो कॉपरेशन अपने आप आ जाएगा। आप एक दूसरे से कॉपरेट कर पाओगे, आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, आप एक दूसरे से प्रॉपर्ली कॉपरेट कर रहे हो। गाइस, इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है कि आप बेसिकली कर क्या रहे हो, मैनेजर्स अपने बारे में सोच रहे हैं, वर्कर्स अपने बारे में सोच रहे हैं। मैनेजर्स बोल रहे हैं वर्कर्स को कि आप ज़्यादा काम करो, वर्कर्स क्या कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो वो इंडिविजुअलिज्म है। कॉपरेशन क्या है, मैनेजर्स वर्कर को समझा रहे हैं कि देखो काम हम भी कर रहे हैं, काम आप भी करो, और जो गेन्स होंगे वो सब में डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे। तो इसी चीज़ की वजह से वर्कर्स कॉपरेट करेंगे मैनेजर्स के साथ, और मैनेजर्स वर्कर्स को कॉपरेट करवाने के लिए बोलेंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था कि इट इज़ बेसिकली अ स्ट्रक्चर्ड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज बाय द मैनेजर्स इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट्स इफेक्टिवली। तो वो तभी हो पाएगा कोऑर्डिनेशन जब आप अच्छे से सब कुछ डिज़ाइन करेंगे, मैनेजर्स की समझाएंगे कि हम ऐसा करते हैं। ये ना बिल्कुल उसी प्रिंसिपल की तरह ही है कॉपरेशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म, जैसा हेनरी फेयोल जी ने कहा था एस्पिरिट दे कॉर्प्स, ये बेसिकली वही है। इसको डिफरेंस हम कंसीडर कर ही नहीं सकते, बिल्कुल सेम ही है। बस यहाँ पर बात जो करी जा रही है वो करी जा रही है मैनेजर्स की और वर्कर्स की, और जो एस्पिरिट दे कॉर्प्स प्रिंसिपल था वो बात कर रहा है यूनिटी की, सब में यूनिटी होनी चाहिए। और कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म ये भी यही बोलता है कि आई शुड बी रिप्लेस्ड विद वी। तो ये प्रिंसिपल बेसिकली एक्सटेंशन ही है, दिस प्रिंसिपल इज एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि मैनेजर्स ज़्यादा मुश्किल काम दे रहे हैं वर्कर्स को, ये दिखाने के लिए कि देखो हम तो मैनेजर्स हैं तो हमारे पास राइट है, हम तो ज़्यादा काम देंगे। तो कॉपरेशन होना चाहिए कि जितना काम वर्कर्स की कैपेसिटी में हो उतना ही काम उनको दिया जाए। दोनों को रियलाइज़ करना चाहिए, दोनों एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है। अब मैनेजर्स को सुनना चाहिए जो वर्कर्स बोले, उनको अपने कान बंद नहीं करने चाहिए कि जो भी वर्कर बोलने के लिए आ रहा है कुछ कंस्ट्रक्टिव सजेशन, तो उस सजेशन को सुनना चाहिए, और जो अच्छा सजेशन दे उसको रिवॉर्ड भी देना चाहिए। तो यही बातें टेलर ने बोली। ये सब बातें जो टेलर सर ने बोली हैं, ये सब उन्होंने ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके ही अपने रिसर्च पेपर में लिखा है कि अगर आप ये प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे तो आपको इससे रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। इनका देखो कोई भी प्रिंसिपल गलत तो नहीं है। हेनरी फेयोल सर के भी प्रिंसिपल्स कितने अच्छे थे, इन्होंने भी यही बात बोली, आप एज अ मैनेजर जब भी कोई डिसीजन लो तो सोच समझ के लो, साइंटिफिकली लो, रूल ऑफ थंब मत अप्लाई करो। दूसरा इन्होंने ये बोला शांति रखो, कंपनी में शोर शराबा नहीं चाहिए, डिसएग्रीमेंट नहीं चाहिए, इससे एनवायरनमेंट खराब होता है और लोगों का काम करने में मन नहीं लगता है। तीसरा प्रिंसिपल इन्होंने यही बोला, अगर शांति रहेगी तो लोग कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे से, सुनेंगे दूसरे की बात, कान अपने बंद नहीं रखेंगे। तो इनके प्रिंसिपल्स बहुत ही अच्छे हैं। फेयोल सर के भी बहुत 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 अच्छे थे। लास्ट प्रिंसिपल गिवन बाय F.W. टेलर इज, इनके 4 ही हैं बस, दैट्स इट। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। गाइस, एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है कि देखो, आप जब काम करना सीख जाते हो ना, तो फिर आप वेस्टेज नहीं करते, गलतियां नहीं करते, तो आप एफिशिएंट बन जाते हो। प्रॉस्परस होने का मतलब क्या होता है? अच्छे पैसे आना। प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? जितने पैसे आप अर्न कर सकते हो उतने पैसे आप अर्न कर रहे हो, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है। तो हर एक पर्सन को आप उस लेवल तक लेके जाओ कि वो वेस्टेज भी कम से कम करे, और जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उतनी उसकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग वो अर्निंग करे, राइट। तो वो प्रिंसिपल भी इनका ये काफ़ी अच्छा है, जो कि ये कहता है कि उनको कॉम्पिटेंट बनाओ। अगर आप उनको कॉम्पिटेंट बनाओगे तो वो आपके कॉम्पिटिटर्स जो भी होंगे उनसे compete कर पाएंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करेंगे।
तो इसीलिए उनकी ट्रेनिंग करवाओ, उनको सिखाओ कि क्या सही है क्या गलत है, जिससे वो हिट एंड ट्रायल मेथड ना लगाएं कि अपने अंडरस्टैंडिंग से वो कुछ भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ वो नहीं करेंगे अगर उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अच्छे से होगी। अब हमने स्टाफिंग चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पर हमने देखा था ट्रेनिंग करवाने के कितने फ़ायदे होते हैं एम्प्लॉयज़ को भी और ऑर्गेनाइजेशन को भी जो ट्रेनिंग करवा रही है। यस सर, तो टेलर जी ने भी इस चीज़ पे फोकस किया है कि ट्रेनिंग करवाओ, एम्प्लॉयज़ के लिए कंसर्न हो कि उनकी एफिशिएंसी को हमें इंक्रीज़ करना, और ये तभी शुरू कर दो जैसे ही एम्प्लॉय आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हायर करके लेके आ रहे हो, सिलेक्ट किया आपने, उसकी सिलेक्शन से ही आप स्टार्ट कर दो, राइट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन। जैसे ही एम्प्लॉय आए उसकी ट्रेनिंग शुरू करवा दो, ठीक है। और साइंटिफिकली सिलेक्ट करो, सोच समझ के। जिसको भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप जगह दे रहे हो काम करने के लिए, उसको हायर ऐसे करो उसको भी लगे कि मुझे प्राउड फील हो रहा है कि इतने लोगों में मैं हायर हुआ। तो वो चीज़ हमने सिलेक्शन मतलब में देखी थी कि सिलेक्शन के दो फायदे होते हैं। एक पहला फायदा, आपको बेस्ट पर्सन मिलता है। दूसरा फायदा, उस पर्सन की सेल्फ प्राइड बढ़ती है कि इतने लोगों में मैं हायर हुआ। तो इसीलिए साइंटिफिकली सिलेक्ट करो किसको आप लेके आ रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ओके सर। देन वर्क असाइंड शुड सूट, अच्छा हाँ, उसके फिजिकल एबिलिटीज, उसकी मेंटल एबिलिटीज, उसकी इंटेलेक्चुअल, तो जिस भी पोजीशन के लिए हायर कर रहे हो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें देखोगे। क्या वो फिट है काम करने के लिए, क्या वो मेंटली फिट है काम करने के लिए, क्या वो उतना इंटेलिजेंट है कि वो ये काम कर सकता है या नहीं है। तो बस वो चीज़ें इन्होंने बोली हैं और इनके प्रिंसिपल्स सारे सही हैं। गाइज नाउ यू गाइज टेल मी, मैंने आपको अभी हेनरी फ्योल के हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स करवाए और FW टेलर के 4 प्रिंसिपल्स करवाए। क्या आप एज अ मैनेजर अपनी लाइफ में इन 18 प्रिंसिपल्स को ओवरऑल अप्लाई करोगे आगे चल के? अगर कभी मैनेजर बनते हो तो वुड यू बी विलिंग टू अप्लाई दीज 18 प्रिंसिपल्स इन एग्रीगेट, या कोई ऐसा जो आप नहीं अप्लाई करना चाहते हो? सहज सेइंग यस सर मैं अप्लाई करूंगा। हंशिका करण यश। सहज सेइंग 18 नहीं, तो सहज ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है? गाइज मैं भी आप लोगों से थोड़ा ये इंटरेक्टिव करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि मैंने आपको अभी प्रिंसिपल्स बताए, कौन सा प्रिंसिपल ऐसा जो अप्लाई नहीं करना चाहते? सहज सेइंग की डिसिप्लिन अप्लाई नहीं करना। अच्छा, यश इज सेइंग स्केलर चेन नहीं, यश स्केलर चेन तो, अच्छा डिसिप्लिन चाहता है सहज, ओके। यश स्केलर चेन तो होता ही है। जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हो तो उसमें आप लिखते हो ना कौन ऊपर है कौन नीचे है कौन सबसे नीचे, तो वो चेन तो बनेगी ही बनेगी, फिर आगे चल के वो फॉलो नहीं होती। हाँ, अगर आप ये बात कर रहे हो कंपनी 2 साल पुरानी है 3 साल पुरानी, तो वहाँ स्केलर चेन फिर यूज़ नहीं होती। बट जब कंपनी स्टार्ट होती है ना, जब एक कंपनी एज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है नई नई, तो वहाँ पे चेन ऑफ कमांड होता है। बॉस अपने जूनियर से बहुत कंफर्टेबली बात करता है, बट जूनियर अपने बॉस से थोड़ा हेजिटेट करता है, बट धीरे धीरे वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। बाकी बच्चे जो क्लास में हैं, हाँ यस यस। नहीं हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी नहीं है, लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं करा जाता। हो सकता है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं लगाते आप, आपने जो वेजेस दे रहे हो वो फेयर नहीं है, कंपेटेंट नहीं है। हो सकता है स्टेबिलिटी नहीं है, जो लोग आ रहे हैं वो बहुत जल्दी आपकी कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, फिर आप निकाल रहे हो, स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर यूनिटी नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, आपको वो अप्लाई करने पड़ेंगे, इसीलिए बताए गए हैं। अब ये जितने भी प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस करे हैं, हो सकता है आपकी कंपनी में काम डिवाइडेड नहीं है, एक बंदा 5-5 6-6 काम कर रहा है, तो वो चीज़ समझो कि ये प्रिंसिपल हमें देख के तो लग रहा है कि सब अप्लाई करते होंगे, बट आपको ये इसीलिए पढ़ाए गए हैं कि आप इनको अप्लाई करो एक्चुअली। हंशिका, will you be willing to apply all these 18 principles as a manager, or would you like to eliminate any principle? Let me know if my voice is audible to you. बाकी तीनों ने आंसर कर दिया, only you are left. हाँ जी भैया, मैं सहज वाला ही करना था, डिसिप्लिन इसलिए मैंने करा नहीं, लिख के मैंने हटा दिया। अरे आई वॉज आस्किंग, वो सिर्फ वो करोगे बाकी नहीं करोगे? सहज आप भी? और भी? ओके गाइस, द ओके, सो एज अ मैनेजर, अगर आप बनते हो आगे चल के मैनेजर,
तो आई वुड इंसिस्ट कि यू शुड बी अप्लाइंग ऑल द प्रिंसिपल्स। आपको कोई प्रिंसिपल लेट गो नहीं करना चाहिए, कि कोई भी ऐसा प्रिंसिपल नहीं है जिससे आपको लॉस हो, कोई भी ऐसा प्रिंसिपल नहीं जिससे आपको लॉस हो। हाँ, बट कभी कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है, जैसे कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो फिर कंपनी के जो टॉप लेवल हैं वो बोलेंगे कि अभी इस टाइम पे जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सेकेंडरी रखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को स्टेबलाइज करो। तो फिर वो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं है, वहाँ पे कंपनी के गोल के लिए काम नहीं हो रहा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को स्टेबलाइज करने का काम चल रहा है। तो वो प्रिंसिपल फिर अप्लाई नहीं हो सकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वहाँ पे हो सकता है अगर सब लोग मिलके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए काम करना शुरू कर दें, उनकी मदद करें कि क्या दिक्कत आ रही है, बट वो चीज़ भी फिर मुश्किल है। तो प्रिंसिपल जो है वो कंटिजेंट है, डिपेंड करता है सिचुएशन में कौन सा अप्लाई करना है कौन सा नहीं, बट एज अ मैनेजर यू शुड बी अप्लाइंग ऑल द प्रिंसिपल्स। आप यू शुड नॉट लीव एनी प्रिंसिपल। आप जब भी कोई फर्म स्टार्ट करो या एज अ मैनेजर अपॉइंट हो, तो जितने प्रिंसिपल आप अप्लाई कर सकते हो उतने प्रिंसिपल आपको अप्लाई करने चाहिए ही चाहिए। ऑल राइट, नाउ दीज वर द 4 प्रिंसिपल्स गिवन बाय फ्रेडरिक विंसलो और F.W. Taylor. Now 4 principles I am memorizing you once again. The very first one was science, not rule of thumb. Second one, harmony, not discord. Third one, cooperation, not individualism. Fourth one, development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. सो ये 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं F.W. टेलर ने, और ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के हैं। इन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं वो मैनेजमेंट को एज अ साइंस से रिलेट करके दिए हैं कि सोच समझ के एक्शन लेने जाने चाहिए। सब कुछ आपको डेलिबरेटली करना है, यानी कि कॉन्शियसली करना है। आपको कुछ भी बिना सोचे समझे एज अ मैनेजर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। वर्कर्स आप पे डिपेंडेंट हैं, जो आप उनको बोलोगे वो करेंगे, उस चीज़ के वो पैसे ले रहे हैं, तो जो भी उनसे काम लो वो सोच समझ के लो। फिर इन्होंने कुछ टेक्निक्स भी दी हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की। टेक्निक्स इनकी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं जल्दी से आपको इनकी टेक्निक्स समझाता हूँ। तो जो पहली टेक्निक इन्होंने दी है वो है फंक्शनल फोरमैनशिप। ये रही पहली टेक्निक है, फंक्शनल फोरमैनशिप। फोरमैन कौन होता है? जो वर्कर्स को सुपरवाइज करता है, जो वर्कर्स का ध्यान रखता है, उनको गाइड करता है, उनको काम करना सिखाता है, उसको फोरमैन कहा जाता है। फंक्शन क्या होते हैं? अब इन्होंने बोला है कि आप फोरमैन कोई एक मत रखो जो सारे काम देख लेगा। आप अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग फोरमैन रखो। आप अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग फोरमैन रखो। मतलब इन्होंने टेलर जी ने ये बोला कि जो लोग इंटेलिजेंट हैं उनको आप प्लानिंग फोरमैन डिपार्टमेंट में रखो, और जिन लोगों का फिजिक अच्छा है, जो लोग वर्कर्स की हेल्प कर सकते हैं फिजिकली, उन लोगों को आप रखो प्रोडक्शन इंचार्ज के डिपार्टमेंट में। तो प्लीज सी, इन्होंने फैक्ट्री, जब जो भी फैक्ट्री होती है तो वहाँ पे प्रोडक्शन तो होती है। अब इन्होंने कहा कि जो भी फैक्ट्री का मैनेजर है, तो वो तो यहाँ पर आ गया, फैक्ट्री का जो ओनर है, जो मैनेजर है, ठीक है। फिर 2 डिपार्टमेंट्स कर दो, एक प्लानिंग का और एक प्रोडक्शन का। इस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उसको बोलो प्लानिंग इंचार्ज। मतलब ये बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, इसका दिमाग बहुत तेज चलता होगा। और ये जो प्रोडक्शन इंचार्ज होगा इसका फिजिक बहुत अच्छा होगा, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, राइट, ये फिट होगा बहुत ज़्यादा। तो इन दोनों लोगों को अलग करो, बिकॉज टेलर ने ये बिलीव किया जिन लोगों का माइंड बेसिकली अच्छा होता है उन लोगों का फिजिक उतना अच्छा नहीं हो सकता। गाइज, क्या आप लोगों की नॉलेज में कोई ऐसा पर्सन है जिसका माइंड भी शार्प हो और जिसका फिजिक भी अच्छा हो? बहुत कम लोग आजकल ऐसे मिलते हैं। डू यू नो एनीवन जिसका जो इंटेलिजेंट भी हो और जिसका फिजिक भी अच्छा हो? नो? ओके, सो इट इज मी। ओके, तो ओके, जोक्स अपार्ट, तो पहले टेलर ने ये बिलीव किया कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू बी बोथ, कि वो प्लानिंग भी कर पाए और वो प्रोडक्शन में भी वर्कर्स की हेल्प कर पाए। तो इससे, थैंक्स करण, तो यहाँ पर टेलर ने डिवाइड कर दिया कि प्लानिंग वाले लोग अलग जाओ, ये रहे प्लानिंग वाले, और
जिन लोगों का फिजिक अच्छा है, जो लोग थोड़े मतलब फिट हैं, एक्टिव हैं, उन लोगों को यहाँ साइड में करो। तो इसने ये 2 डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए अलग अलग। तो इन्होंने बोला कि जिन लोगों का माइंड अच्छा है, जो लोग इंटेलिजेंट हैं, उनका ये हेड होगा, और इसके अंडर में 4 फोरमैन आएंगे। पहला फोरमैन है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इसका काम क्या होगा कि ये वर्कर्स को कार्ड बना के देगा, ये लिख के देगा। जैसे कि यहाँ ये वर्कर्स है ना, ये वर्कर्स काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हर वर्कर को कार्ड देगा कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है। ठीक हो सकता है यही कार्ड ये इसको भी दे दे, इन दोनों का सेम काम है। तो ये इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है, इनको कार्ड देगा, और इस कार्ड पे क्या लिखा होगा, बेसिकली देयर जॉब, कि उनको आज क्या करना है, जॉब फॉर द डे, जॉब फॉर द डे, आज क्या करेंगे। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। रूट क्लर्क, जो इन कार्ड पे लिखा हुआ होगा ना, इसने तो कार्ड बना दिए, इसने तो कार्ड बना दिए, और वर्कर्स को फिर ये दिए जाएंगे, जो कार्ड्स हैं ये वर्कर्स को दिए जाएंगे। इन अगर किसी वर्कर को दिक्कत आती है, अगर ये सोच रहा है कि काम कैसे करना है, इसको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये जाएगा बेसिकली रूट क्लर्क के पास। ये जाएगा रूट क्लर्क के पास, सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे को इन्होंने ये वाला कार्ड दिया है और इस कार्ड में जो लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये इसको डायरेक्शन देगा कि इसको कैसे काम करना है, और इसका थॉट फिर क्लियर हो जाएगा, फिर ये काम करेगा। तो रूट क्लर्क का काम होता है इस थॉट क्लाउड को मिटाना। यहाँ जो थॉट आया था ना, इसको उसको क्लियर करेगा ये रूट क्लर्क। फिर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये बताता है कि जो जो काम इस पे लिखा हुआ है अलग अलग कार्ड पे, ये कितने टाइम में होना चाहिए और कितनी कॉस्ट आनी चाहिए इन काम को करने में, तो वो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क देखता है। फिर डिसिप्लिनेरियन, ये बेसिकली सेट ऑफ रूल्स बनाता है। ये रूल्स बनाता है कि क्या क्या होना चाहिए जिससे ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बना हुआ रहेगा, राइट। तो ये लोग वो हैं जो बेसिकली अपना माइंड यूज करके प्लानिंग करते हैं। दे आर द वन जो मेंटली स्टेबल है, मेंटली फिट है, मतलब मेंटली स्टेबल बोल रहा हूँ, आई मेंट टू से जो मेंटली फिट है, और वो इन चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क बताएगा कि काम बेसिकली क्या करना है, रूट क्लर्क कैसे करना है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क कितने टाइम में करना है, कितना खर्चा आएगा काम करने में, और क्या रूल्स होने चाहिए, कितने टाइम पे वर्कर्स आएंगे, कितने टाइम पे उनकी छुट्टी होगी, कितने टाइम पे उनको ब्रेक मिलेगा, कितने टाइम पे वो काम करना कंटिन्यू करेंगे, क्या पहन के आएंगे, क्या कोई उनका ड्रेस कोड होगा, बाकी डिसिप्लिन के इश्यूज लाइक नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल अलाउड इन द फैक्ट्री प्रेमिसेस, तो वो चीज़ें डिसिप्लिनेरियन बताएगा। फिर प्रोडक्शन वाले क्या करेंगे, पहला बंदा स्पीड बॉस। स्पीड बॉस ये देखेगा कि जो जो बातें इसने बोली है वर्कर्स उस स्पीड से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर वर्कर्स उस स्पीड से काम नहीं कर रहे तो ये उनको हिट भी करता था, मारता भी था कि क्यों नहीं कर रहे हो। तो स्पीड बॉस का काम ये है कि काम स्पीड से करवाना, स्पीड से करवाना, जितना टाइम दिया है उतने टाइम में काम हो जाना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके हाथ में, जैसे भी करवाए पर ये करवाएगा, जैसे भी करवाए ये करवाएगा। आजकल अगर ऐसी कोई पोस्ट होगी तो यही मिलके उसको पीट देंगे, अच्छा अब हमें मार रहे हो, तो आजकल ऐसी कोई पोजीशन नहीं होती। ये गाइस ये पुराने पोस्ट हैं, ये आजकल ऐसे नहीं होते। आपने नहीं सुना होगा कि आपके मामा जी डिसिप्लिनेरियन है, आपके ताऊ जी रिपेयर बॉस हैं, आपके फूफा जी रूट क्लर्क हैं, या फिर कोई आपका नॉन इंस्पेक्टर है फैक्ट्री में। ये चीज़ें पुरानी है, ये अब यूज़ नहीं होता, ये पुराना कंसेप्ट था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यूज़ नहीं कर सकते, आप आज भी इसको यूज़ करो, आप ये पोजीशन रखो, किसने मना की है, बट आप अथॉरिटी प्रॉपरली बताओ कि हिट नहीं करना है और काम अच्छे से करवाना है। तो आजकल खैर ये नहीं चलता, बट आप बिल्कुल इसको, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये क्लासिकल कंसेप्ट है, पुराना हो गया है, आप चाहो तो उसको यूज़ आज भी कर सकते हो, कितने अच्छे से उन्होंने बताया हुआ है। और कुछ लोग तो ऑलरेडी अप्लाई कर रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी पोजीशन का नाम क्या है। फिर आता है गैंग बॉस। अब ये नाम थोड़ा इसका फनी है, बट गैंग बॉस का जो मेन काम बस ये है कि राइट टूल एट राइट प्लेस। तो जो भी टूल्स है, राइट टूल्स एट राइट प्लेस। देखो सारी जो भी फैक्ट्रीज होती है ना, उनका एक एरिया होता है जहाँ पे सारे टूल्स रखे होते हैं। यहाँ पीछे देखो क्या रखा हुआ है,
इस एरिया में रखे हुए हैं सारे टूल्स, यहाँ पे रखे हुए हैं सारे टूल्स, और यहाँ पे बैठा हुआ है गैंग बॉस, यहाँ पे बैठा हुआ है गैंग बॉस, और यहाँ पर है विंडो, यहाँ पर है विंडो। तो जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर लाइन से खड़े हो जाएंगे ऐसे ऐसे, ये लाइन नहीं बनी है, लाइन बनानी ज़रूरी है। वर्कर्स लाइन से खड़े हो जाएंगे और अपने अपने टूल्स यहाँ विंडो से कलेक्ट करके जाते रहेंगे। तो गैंग बॉस जो है वो इनको टूल्स बांटेगा बेसिकली, और ये रिकॉर्ड करेगा कि कौन सा वर्कर कौन सा टूल लेके गया है। तो गैंग बॉस का बस ये काम है कि ये देखना कि जो भी टूल यहाँ ऑफिस में से जा रहा है इन वर्कर्स के हाथों में, किस वर्कर के हाथ में गया है, किस टाइम पर गया है, और उतने टाइम में, जितने टाइम के लिए लिया था उतने टाइम में वापस आया या नहीं। ओके सर। रिपेयर बॉस, वर्कर्स गलतियां भी कर देते हैं, कुछ मशीन में गड़बड़ हो गई, या चलो नेचुरली मशीन कुछ ख़राब हो गया, उसमें कोई पार्ट वगैरह, तो रिपेयर बॉस का काम है रिपेयर करना। और अगर रिपेयर करना इसकी एबिलिटीज़ के बियॉन्ड है तो इसी पर्सन का काम है कि ये किसी एक्सटर्नल पर्सन को कॉल करे हेल्प के लिए कि ये प्रॉब्लम आ रही है मशीन में, और किसी नोन को फिर ये बुलाएगा। बट रिपेयर करवाने का काम इसी का ही है, चाहे खुद करे चाहे किसी को बाहर से बुलाए। देन इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर बेसिकली इसने जो डिसिप्लिन में रूल्स बताए हैं उनको मॉनिटर करेगा कि सब लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर इंस्पेक्टर ने पकड़ा कि कोई भी फैक्ट्री में इसको फॉलो नहीं कर रहा तो फिर ये वही करेगा जो डिसिप्लिनेरियन ने लिखा हुआ है कि पनिश करना है या फिर कुछ टाइम के लिए सस्पेंड करना है। जो भी डिसीजन होगा वो इंस्पेक्टर लेगा, बट वो डिसीजन वो तभी लेगा जो इसने लिखा होगा डिसिप्लिनेरियन ने। ओके सर। तो इफ दिस इज क्लियर, अब इन चारों का जो मेन हेड होगा वो ये होगा, और इन चारों का जो हेड होगा वो ये होगा। याद कर लो ज़रा, इसको याद करो, IRTD, इसको डर्ट से याद रखो, DIRT, डर्ट। ठीक है। डिसिप्लिनेरियन, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये चारों SGRI, सरजी। स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, यहाँ पे रिपेयर बॉस, गैंग बॉस। तो डर्ट प्लानिंग इंचार्ज के अंडर आएंगे, ये चारों प्लानिंग इंचार्ज के अंडर आएंगे, और ये चारों प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर आएंगे। नो इफ दिस इज क्लियर, और इन सब के नीचे ये बनाना मत भूल जाना वर्कमैन, वर्कर्स लिख दो या वर्कमैन लिख दो, बट ये लिखना गलती से भी मत भूल जाना। ये सारे वर्कर्स, और इन सबको वर्कर्स को कौन कंट्रोल कर रहे हैं? ये सब कंट्रोल कर रहे हैं वर्कर्स को। ठीक है। तो ये सब के नीचे आ रहे हैं वर्कर्स, ये सब मिलके वर्कर्स को देख रहे हैं कि काम कैसे कर रहे हैं। ये देखो वर्कर्स सबके अंडर हैं, ये सब लोग देख रहे हैं वर्कर्स को। ओके। तो यहाँ पर खैर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं लग रहा, क्योंकि वर्कर्स इन सबसे ऑर्डर लेंगे, वर्कर्स को सब ऑर्डर देंगे। बट स्टिल इफ दिस इज क्लियर देन प्लीज टाइप क्लियर इन द चैट सेक्शन, या माइक ऑन करके बोल दो। If this technique is clear, functional foremanship, then please. Sahaj is saying clear. बाकी सब क्लियर भैया। Anshika is saying clear. Karan, Yash, यश और करण को आई थिंक वॉइस नहीं जा रही, और एल्स दे आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। यस, ओके ओके, ठीक है ठीक है, यश ने बोल दिया ठीक है। तो फंक्शनल फोरमैनशिप हमने कर ली। इसके बाद आज कंटिन्यू करोगे या फिर कल मैं शाम को एक्स्ट्रा क्लास लूँ? मुझे वॉइस नहीं आ रही। शैल वी कंटिन्यू विद स्टैंडर्डाइजेशन और शैल वी कंटिन्यू टुमारो? सर कल, ठीक है। आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग।